चलो निकालो। चलिए शीट निकालें। हाँ चलिए पहले डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का। एक्सरसाइज 3 पार्ट सेकंड में आ जाऊँ। हाँ न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहले एक्सरसाइज 3 पार्ट सेकंड का डिस्कशन करेंगे थोड़ा। एक्सरसाइज 3 पार्ट सेकंड में आ जाओ था। 3 पार्ट सेकंड। 1 to 10 में कोई डाउट हो तो बताओ। 3 पार्ट सेकंड 1 to 10। वैसे तो सारे आसान थे इसमें बेटा। 1 to 10 में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बच्चा पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। क्वेश्चन नंबर 7 तो आसान है बेटा। फर्स्ट और लास्ट में cos t प्लस cos d लगा दो। ऐसा तो क्लास में भी किया था अपन ने, ये तो नहीं पूछना चाहिए था मेरे ख्याल से। इसमें cos t प्लस cos d लगा दो, इसमें cos t प्लस cos d लगा दो, कुछ कॉमन आएगा बचे हुए में, फिर cos t प्लस cos d लगा दो। आई थिंक ये तो आसान था। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है। 8 cos x है, अंदर cos a प्लस बी cos a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस हाफ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 8 cos x तो है ही सही। cos स्क्वायर पाई बाई 6 कितना होगा 3/4। साइन स्क्वायर एक्स को भी 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख दिया, और ये -1/2 बराबर 1 हो गया। और थोड़ा सा देख लें कितना बनेगा। 8 cos x है, अंदर कितना बचेगा 3/4, 1/4 -3/4 और प्लस के cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ठीक है, तो वो बन जाएगा बेटा, cos x को अंदर भेज दो, तो 4 cos³ x माइनस 3 cos x अपॉन 4 इक्वल टू 1। फॉर्मूला बन गया बेटा ये तो। तो ये कितना हो गया 2 cos3x इक्वल टू 1। cos3x बराबर हाफ। अब सीधा सा सवाल है, हो जाएगा। ठीक है चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा। स्क्वायर करके आपने ऐड तो कर दिया होगा, इसमें स्क्वायर करके ऐड कर दिया होगा, है ना। तो π/6 और 5π/6 में कंफ्यूजन जा रहा होगा आपका, है ना। 5/6 और 5π/6 में कंफ्यूजन आ रहा होगा। बाकी तो सवाल ही आसान है क्वेश्चन नंबर 2, है ना। उस कंफ्यूजन का कारण भी मैं क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, हाँ मैं उसकी क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, आपने स्क्वायर करके तो ऐड कर ही लिया। एक निकल के क्वेश्चन दोबारा निकाल दूंगा।
ठीक है, स्क्वायर करके ऐड कर लिया। हाँ, वो क्वेश्चन नंबर 2 को ही डिस्कस कर रहा हूँ। टू में क्या है कि आपने स्क्वायर करके ऐड कर लिया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लिया। तो जब आपने स्क्वायर करके ऐड करा होगा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। तो ये अपने पास साइन पी प्लस क्यू बराबर हाफ आ जाता है ना। अब पी प्लस क्यू की वैल्यू आपकी एक तो पाई/6 आएगी और एक 5 पाई/6 आएगी। तो जो आर है वो आर पाई माइनस पी प्लस क्यू होगा, क्योंकि पी प्लस क्यू प्लस आर तो आपका पाई होगा बेटा। तो आर की दो वैल्यू आ जाएगी, 5 पाई/6 और पाई/6। अब ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि इसमें से कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। आंसर दोनों बन रहे होंगे, बट अब आपका कंफ्यूजन ये है कि इसमें से कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है। करेक्ट है, यही एक समस्या है। तब इसमें समझो, ये हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं वो समझो। इसको थोड़ा सा हमें इससे देखना पड़ेगा कि अगर r पाई/6 है, यानी कि p प्लस क्यू जब पाई/6 है, इसका मतलब p भी पाई/6 से छोटा होगा, q भी पाई/6 से छोटा होगा, है ना। p और q दोनों पाई/6 से छोटे हैं। अब p और q दोनों पाई/6 से छोटे हैं, तो एक इक्वेशन में उठा लेता हूँ। इसमें कौन सी, ये 3 sin p प्लस 4 cos q बराबर 6। इस इक्वेशन को देखो, अगर p और q दोनों पाई/6 से छोटे हुए तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर ये पाई/6 से छोटा हुआ, समझना, तो इसमें से एक वैल्यू तो हाफ से छोटी चली जाएगी। हाफ वैल्यू, एक वैल्यू हाफ से छोटी चली जाएगी। मान लो जैसे p पाई/6 से छोटा हुआ तो साइन x किससे छोटा हो जाएगा, हाफ से, तो ये 3/2 से छोटा हो जाएगा। और अगर ये 3/2 से छोटा हो गया, ये 4 ही जा सकता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्वांटिटी 3/2 से छोटी हुई है, 4 है, तो ये 6 नहीं आ पाएगा कभी भी, 6 नहीं आ पाएगा ये, क्योंकि ये 3/2 से छोटा हो गया। ये मैक्सिमम 4 जा सकता है, तो ये 6 कैसे जाएगा। तो दोनों एंगल अगर पाई/6 से छोटे हैं, वो वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप चाहो तो यहीं पे देख लो, इसी से ऑब्जर्व कर लो कि ये जो p प्लस क्यू है यहीं पे ले लो आप, ताकि आपको अलग से केस नहीं बनाना पड़ेगा। ये वाला अपन नहीं ले सकते, ये वाला लेंगे। तो r अपना पाई माइनस पी प्लस क्यू होगा, तो r आपका कितना हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ये पाई/6 से छोटा हुआ तो दोनों एंगल पाई/6 से छोटे होंगे, और दोनों एंगल अगर पाई/6 से छोटे हुए तो उस केस में ये कभी भी 6 नहीं आ पाएगा। ये 6 तभी आ पाएगा जब ये एंगल किससे बड़े हों, पाई/6 से, है ना। ठीक है, चलो चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये क्या है, इसको तो होल स्क्वायर ओपन कर लो बेटा, होल 4 ओपन कर लो, होल स्क्वायर ओपन कर लो, सिंप्लीफाई होके आ जाएगा ये तो, है ना। इसमें अपने को कुछ ज्यादा नहीं करना है, तो सिंप्लीफाई कर लो, ये कन्वर्ट हो जाएगा जो देर तक, है ना। 12 में कुछ भी नहीं होता। 11 अपन क्लास में कर ही चुके हैं बेटा, 13 भी क्लास में कर चुके हैं, 11 13 दोनों क्लास में कर चुके हैं बेटा। 13 ये वो वाला सवाल है जिसमें 2 अल्फा को अपन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे। 13 क्लास नोट्स का है, क्लास नोट्स का तो याद रखो यार। फिफ्टीन भी अपन कर चुके हैं, सारे तो बता चुका बेटा मैं। ये कुछ बच्चे तो पता नहीं क्यों रिपीटेड रिपीटेड क्यों पूछते रहते हैं। 15 भी क्लास में बता चुका मैं। लेमडा ये हो जाएगा ना cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा, इसकी रेंज निकाली थी अपन ने।
लैम्डा ही हो जाएगा। इसके रेंज निकाल चुके अपन क्लास में, याद हो तो एक सवाल कराया था मैंने 1/sin4 थीटा cos4 थीटा, इसकी रेंज निकलवाई थी क्लास में। तो पहले इसकी रेंज निकाली थी, फिर उसका रेसिप्रोकल किया था, अब की बार इसकी रेंज निकाल के उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ये सब कर चुके हैं अपन सवाल। याद रखो बेटा ये सब। 14 भी अपन ने क्लास में कर लिया। ईशांत याद रखो भाई, ये अब तुम क्लास वाले ही सब भूल जाते हो तो कैसे काम चलेगा बताओ। ऐसे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ये वही वाला तो सवाल है, 10 में क्वाड्रेटिक दे रखी है, ये क्लास नोट्स में करा दिए सब सवाल। अब आप लोग पता नहीं क्यों नहीं याद रखते हो बेटा, हर तरह का सवाल क्लास नोट्स में है। इसके रूट अल्फा बीटा है तो 10 अल्फा और 10 बीटा इसके रूट हो जाएंगे। सम ऑफ रूट लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखते हैं, और फिर 10 अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अब की बार उसने 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी, तो जैसे जो भी आए उसको इसके स्क्वायर को 50 कर देना, सोल्व करके के निकल जाएगा। यस और नो आता है, ये सब पढ़े हुए हैं अपने। तो बस अब की बार उसने के इसलिए दे दिया कि भाई 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दी तो के निकल जाएगा। सब कराए हुए हैं। तो थोड़ा सा आप क्लास नोट्स याद रखो बस, और जो क्लास नोट्स याद रखेगा ना उसके सारे सवाल हो जाएंगे। जिसको क्लास नोट्स याद होंगे ना उसके 80-90% सवाल तो अपने आप हो जाएंगे, है ना। हाँ, 80-90% सवाल उस बच्चे के हो जाएंगे जिसको क्लास नोट्स अच्छे से आते हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, इसीलिए मैं क्लास नोट्स में लगभग हर तरह का सवाल लेता हूँ। और जिसको क्लास नोट्स याद नहीं होंगे ना बेटा, उसको होमवर्क करने में भी बहुत टाइम लगेगा, और जिसको क्लास नोट्स याद होंगे उसका होमवर्क भी कम समय में हो जाएगा। ये आप खुद अनुभव करोगे जैसे जैसे अगर आप मेरी बात को मानोगे। अब देखो ये है अल्फा, इसकी रेंज निकालनी है अपने को। अब आपको याद हो मैंने आपको कितनी बार समझाया कि इस तरह के सवालों की रेंज हम किससे निकाल लेंगे। ये एफ टी समझ लो, इसको एफ टी, इसको साइन एक्स को टी समझ लो। कई बार मैंने क्या, साइन एक्स को कितना ले लेंगे टी, तो टी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1। 0 से 1 क्यों जाएगा, क्योंकि एक्स 0 से π/2 जा रहा है बेटा, नहीं तो अपन -1 से 1 लिखते, लेकिन एक्स 0 तो 0 to 1, तो ये एक एफ ऑफ टी हो गया। अब मैंने, है ना, माइनस ही दे रखा है, सही लिखा ना मैंने, हाँ 1 - टी, 1 - टी। अब मैंने कहा था इसकी रेंज निकालने का, वो याद है। अब ये ना तो परफेक्ट स्क्वायर से होगा ना किसी और से होगा, ये उससे हो जाएगा एफ डैश टी 4/t² -1/1 - टी का स्क्वायर इंटू -1 बराबर कितना कर देंगे, 0। याद आ गया। एफ डैश टी को 0 करेंगे, एक पॉइंट आएगा, अगर वो पॉइंट इस इंटरवल में आएगा तो उस पर भी वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर इस इंटरवल में नहीं आया तो दोनों बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेंगे। मैक्सिमम पता लग जाएगा, मिनिमम पता लग जाएगा। यस और नो, सिखाया था। अब देखो मैं आपको शुरू से ही मेथड सिखाता आ रहा हूँ, क्यों सिखाता आ रहा हूँ। अगर मैं आपको सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड सिखाता तो ये वाला सवाल नहीं होता, ये वाला सवाल नहीं होता। इसलिए मैं शुरू से आपको वही मेथड सिखा रहा हूँ जिससे कोई भी सवाल वो दे हो जाए। बस, तो अब आप इसको 0 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 1 - टी का स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 2 - 2t इक्वल टू +-t। एक बार प्लस साइन ले लो बेटा, और एक बार माइनस साइन ले लो। तो यहाँ से तो t बराबर 2 है, t तो 2 हो ही नहीं सकता। एक बार t बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2/3। 2/3 तो आता है 0 से 1 के बीच में। तो 3 जगह वैल्यू निकाल लो बेटा, f(0), f(1), f(2/3). अब देखो 0 पे तो ये नीचे आ रहा है ना, तो इनफाइनाइट जाएगा। 0 पे तो 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। 1 पे भी इनफाइनाइट चला जाएगा। 2/3 पे वैल्यू निकाल लो, 4/2/3 +1/1 - 2/3, ये 9 आ जाएगी।
तो इसकी जो रेंज आएगी वो रेंज कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा, 9 to इनफाइनाइट आ जाएगी। और ये अल्फा हो गया तुम्हारा, तो अल्फा 9 to इनफाइनाइट आ गया बेटा। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 9। और परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर करके तो बनेगा ही नहीं है, और कैसे भी नहीं बनेगा, इसी तरह बनेगा देख। बाकी हो गए ना सबके, 3 पार्ट सेकेंड के सबके हो गए। चलो इसके बाद उस पर आ जाओ। 2 पार्ट सेकेंड में भी दिए थे मैंने, 2 पार्ट सेकेंड में। अपन ने कर लिए थे ना, 27 से दिए थे। चलो इसमें बताओ। 27 पे आता हूँ, पहले तो क्या है, ये तो स्क्वायर करके ऐड कर बेटा। एक्स की स्मॉल एक्स लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डाल दो, राइट हैंड साइड से कंपेयर कर लेना। 27 तो सीधा साइड, 27 में कुछ भी नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डाल दो, सिंप्लीफाई करके ऐड कंपेयर कर लेना, जो सिंप्लीफाई होके आएगा उससे, है ना। 27 में तो कुछ भी नहीं करना है ना। भाई ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको ये क्या दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू डाल दो ना सारी, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करना है, तो ये तो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। इसमें कुछ भी नहीं, 28 सिक्वेंस सीरीज का भी करना ही है। चलो 29 में, 29 क्या है, ये उससे होगा बेटा, ये दो कॉस का प्रोडक्ट दे रखा है, रेंज बाउंडेड वाला सवाल है। पॉसिबल ओनली इफ, कब पॉसिबल होगा, जब ये 1 हो जाए और ये 1 हो जाए, केस फर्स्ट। और केस सेकंड, ये -1 हो जाए और ये 1 हो जाए। केस के अंदर इंटरसेक्शन केसों का यूनियन, केस के अंदर इंटरसेक्शन केसों का यूनियन हो जाएगा। अब रेंज बाउंडेड वाला सवाल था, हाँ बिल्कुल। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 29 के बाद। थर्टी तो अपन ने क्लास में कर लिया, है ना। sin 3x का फॉर्मूला लगा देंगे, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना, फैक्टर होके हो जाएंगे। 31 में क्या है, 31 में तो सबको एक तरफ ले आओ बेटा, 31 में तो सबको एक तरफ ले आओ। सबको एक तरफ ले आओगे तो कॉमन वॉमन कुछ आ जाएगा बेटा। हाँ आराम से आ रहा है बेटा, कॉमन में आ जाएगा बिल्कुल, ये तो आसान सा है। 31 सबको एक तरफ ले आओ, 2 sin x/2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x/2 और कितना है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बराबर 0। ये तो आसान है बेटा, इन दोनों में से 2 sin x/2, ये सिंपल है, तो ये तो हो जाना चाहिए था बेटा। 2 sin x/2 कॉमन आ ही रहा है, तो कितना होगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और ये प्लस तो sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ये कॉमन ले लो, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये कितना हो जाएगा 2 sin x/2 माइनस 1, बस ये जीरो, इसको भी वो लिख दो cos 2x, और ये sin x/2 बराबर है।
सारे सीधे सीधे सवाल है, करे हुए हैं, नया कुछ भी नहीं है इसमें बेटा है। 32 में उसको कॉस में लिख दो, सारे ही तो पढ़ा रखे हैं बेटा। कॉस 15x, साइन को कितना लिख दो, कॉस 5/2 माइनस 5x लिख दो। एक बार प्लस साइन ले लो तो 15x बराबर कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 5/2। एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो, दो आंसर आ जाएंगे। बीस एक्स, देखो एक आंसर तो ये आ गया। हाँ, अब वो हो सकता है कि उसने आंसर अलग अलग बना रखे हो, है ना, ऐसा हो सकता है कि वो आंसर जनरल फॉर्म के अलग अलग बना दे, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन से चेक कर लो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन से चेक कर लो। या वो ऐसे कर सकता है, अलग अलग ऑप्शन बना सकता है ना, वो तो उसका अपन अपन कुछ नहीं कर सकते, वो तो वो अलग अलग ऑप्शन बनाएगा ही बनाएगा, है ना, उसका अपने पास कोई इलाज नहीं होता। तो अब वो ऑप्शन आप बना सकते हो ना, मैं बना के मैं भी बता देता हूँ अभी ऑप्शन। 15x बराबर 2n पाई माइनस 5/2 प्लस 5x, तो 10x हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, n पाई/5 माइनस पाई/20। एक ये बन गया आपके पास। अब जैसे ये ऑप्शन तो मैच कर ही रहा है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है ये ऑप्शन, तो ए ऑप्शन में दे ही दिया उसने, एक ये बी ऑप्शन में दे ही दिया, ये बी ऑप्शन में दे ही दिया। अब एक 3 पाई/20, अच्छा, तो वो उसने बना दिया ऐसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एन की जगह n+1 डाल दिया इसमें, ऐसे डाल सकते हैं एन की जगह n+1, भाई n+1 इस तरह का रिप्लेस कर दिया होगा उसने, तो ये n पाई/5 और ये पाई/5 माइनस दिस, तो 3 पाई/20 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। एन की जगह n+1 रिप्लेस कर दिया उसने, कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के रिप्लेस कर सकते हैं, एन की जगह n+1, n-1, n+2 भी कर सकते हैं, n+2, n+3, इस तरह के रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, एन की जगह -n कर सकते हैं, इस तरह के रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता, कि जैसे आपने n की जगह n+1 डाल दिया, तो जहां आप n बराबर 0 डाल के सोल्यूशन निकालते हैं, वहां n बराबर -1 डाल के सोल्यूशन निकल जाएगा। 0 की जगह -1 पे इंटीजर वैल्यू कोई सी भी डाल सकते हैं अपन, तो 0 की जगह -1 डाल सकते हैं। n की जगह आप n-1 रिप्लेस कर सकते हो, n की जगह -n रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन n की जगह 2n रिप्लेस नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। 2n नहीं हो सकता, मल्टीपल में नहीं हो सकता, ये इंटीग्रल इस तरह की शिफ्टिंग हो सकती है ना, क्योंकि इसमें चेंज नहीं पड़ेगा ना भाई, जो ये वैल्यू यहाँ पे 1 पे आएगी, वो वैल्यू यहाँ पे -1 पे आ जाएगी, जो वैल्यू थी 1 पे, बट ये नहीं कर सकता, 2/n नहीं कर सकता ना, इंटीग्रल वैल्यू देखो ना बेटा, वही तो समझा रहा हूँ तुम्हें, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तुम्हें क्या, n की जगह 2n नहीं डाल सकता, नहीं कर सकते, इसी तरह के सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं बस, बाकी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी भाई, जैसे ये n बराबर 1 पे इससे वैल्यू आ जाएगी, बट यहाँ पे इंटीजर वैल्यू क्या डालू है, इनकी जो 1 आ जाए, हाफ थोड़ी ना डाल सकते, n इंटीजर है, तो n बराबर 1 पे ये आएगा, इससे 1 वैल्यू कैसे लाऊंगा, 2n से 1 वैल्यू कैसे लाऊंगा, इंटीजर वैल्यू चाहिए ना, तो इसलिए ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं
क्योंकि यहाँ पे n बराबर 0 से जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे n बराबर -1 से आ जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू 1 से आएगी वो यहाँ -1 से आ जाएगी। लेकिन ये नहीं कर सकते। अब देखो हमारे बीच कितने समझदार हैं, है ना। मतलब अब जैसे मैंने कह दिया कि भाई 2n नहीं कर सकते, तो एक बच्चा पूछ रहा है सर 4n नहीं कर सकते क्या। मतलब इनमें इतनी अक्ल नहीं लगाई जा रही कि जब 2n नहीं करेंगे तो 4n कैसे कर देंगे। और एक बच्चा पूछ रहा है कि सर n/5 नहीं कर सकते क्या। जब मैं कह रहा हूँ मल्टीपल वाला नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये भी नहीं कर सकते। प्लस माइनस वाला कर सकते हैं, इस तरह का कुछ भी, n+2 n+3, क्योंकि उससे इंटीजर अपने पास मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे हो। चलो और इसके बाद आगे बढ़ो और बताओ जल्दी से 32 के बाद क्या रहा। 33 में क्या है। अरे तो कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो, सोल्व हो जाएगा। 35 में साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो, 5 कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, कुछ भी नहीं। 35 तो सीधा सा सवाल है बच्चों वाला। या तो फिर इसमें कर दो, या फिर मैंने तुम्हें वो भी बता रखा है ना, उससे कर दो। साइन स्क्वायर एक्स को कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 √3। साइन एक्स कॉस एक्स को कितना लिख सकते हैं, साइन 2x अपॉन 2। कॉस स्क्वायर एक्स को कितना लिख सकते हैं, 1 माई प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5। है ना, समझ में आ गया। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बन जाएगा। इससे कर लो, इससे नहीं करना चाहो तो ये तो उससे भी हो जाएगा। इसमें तो चलो 5 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, उससे भी हो जाएगा ये तो। फाइव से 5 तो कैंसिल हो ही जाएगा तुम्हारा, तो ये √3 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये बचेगा। तो एक तो कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, एक √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। हाँ? और ये वो बन जाएगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल्स टू c। है ना, कैसे भी कर लो, बहुत सारे तरीके हैं। चलो इसके बाद आगे 34 एक ही तो चीज है। 34 को इससे कर दो, मेथड फर्स्ट से 34 को इससे कर दो। करते ही नहीं हो यार तुम लोग, सब सीधे सीधे सब सिखाए, करोगे जब आएंगे आंसर, नहीं कहाँ से आएंगे। अब एक बच्चा कह रहा है 35 कर दो। 35 कितना है, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लो बेटा, अंदर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कितना हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा, माइनस के कॉस 2x। तो ये हो जाएगा साइन 2x कॉस 2x लेस देन 0। इसको फिर वो लिख दो, साइन 4x अपॉन 2 लेस देन 0, साइन 4x लेस देन 0 आ गया बेटा। बोलो अब इसमें क्या था बताओ, इतना सीधा सा सवाल था। अब साइन 4x 0 है तो 4x कहाँ से कहाँ तक जाएगा। एक बच्चा ये भी लिखा है सर इसको पूरा कर दो। अब इसमें क्या पूरा करवाओगे बेटा,
नेगेटिव होने के लिए पाई से 2 पाई जाएगा ये, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पाई/4 से पाई/2, ये आंसर आ जाएगा। 0 से 2 पाई भी जा सकता है, और एक्स बाउंडेड दे रखा है क्या, 0 से पाई दे रखा है। अच्छा, तो 0 से पाई दे रखा है, तो 4x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से पाई भी जा सकता है, और 3 पाई से 4 पाई भी जा सकता है। तो एक आंसर वो भी आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 3 पाई/4 से लेके पाई। दो आंसर आ जाएंगे, दिस और दिस। चलो, बाकी हो गए, चलो ठीक है। चलो, इसके बाद एक बार 2 पार्ट फर्स्ट से निकालना, तो 2 पार्ट फर्स्ट से निकालना बेटा, 2 पार्ट फर्स्ट। और मुझे बताओ 2 पार्ट फर्स्ट में अपन ने कहाँ तक कर लिया, 2 पार्ट फर्स्ट में अपन ने कहाँ तक कर लिया, फिफ्टीन तक अपन कर चुके हैं, है ना, 15 तक अपन कर चुके हैं, 16 नहीं करना है, 17 क्लास में हो चुका है, और 18 अभी नहीं करना है। ठीक है, तो ये पार्ट सेकेंड भी अपना पूरा हो गया, पार्ट फर्स्ट भी पूरा हो गया है ना। ये 15 तक कर चुके हैं, 16 अभी नहीं करना है, मॉड अभी अपन ने नहीं पढ़ा है, और क्लास 17 क्लास में करा चुका हूँ, और 18 भी अभी नहीं करना है। इरेशनल इनिक्विलिटी अभी अपन ने नहीं पढ़ी है। ये मॉड और इरेशनल दोनों FOM2 में पढ़ेंगे बेटा। मॉड और इरेशनल ये दोनों कहाँ पढ़ेंगे, FOM2 में पढ़ेंगे। तो मॉड इरेशनल दोनों FOM2 में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक और FOM, चलिए ठीक है। तो अब आप कल क्या करके लाएंगे, एक्सरसाइज 2 पार्ट थर्ड में जो बच रहा है अपना, 2 पार्ट थर्ड में जो बच रहा है, और 2 पार्ट थर्ड में कहाँ तक कर लिया अपन ने, एक बार मैं पहले कल का होमवर्क दे दूं बेटा, थोड़ा सा बताइए। 2 पार्ट थर्ड में अपन ने कहाँ तक कर लिया है, 10 तक अपन ने कर लिए हैं, ठीक है, ओके। 11 इसमें भी नहीं करना है, 12 नहीं करना है, तो इसमें 13 से लेके 24 आपको होमवर्क में करने हैं। तो होमवर्क में लिखिए एक्सरसाइज 2 पार्ट थर्ड, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बेटा, 13 to 24, है ना, और पार्ट 4 भी कर लीजिएगा, है ना। पार्ट 4 में 1 to 5 ले लो, ज्यादा ना हो, 1 to 5 ले लो, ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक और जानकारी मुझे ये दो, अपने डीपीपी कहाँ से कहाँ तक कर ली, डीपीपी कहाँ से कहाँ तक कर ली, वो जानकारी दो जल्दी से मुझे। डीपीपी अपन ने 12 तक कर ली, एक बार मैं चेक कर लूँ। डीपीपी 12 तक कर ली, बिल्कुल।
चलिए, हाँ नहीं डीपीपी आज नहीं दे रहा हूँ बेटा। डीपीपी एक्चुअली क्या है, मैं अभी इस वीक में होमवर्क में दूंगा। ये 3 डीपीपी दूंगा, 13, 14 और 15। और ये तीनों डीपीपी अपन डिस्कस करेंगे सैटरडे को। अभी बीच में डिस्कस नहीं करूंगा डीपीपी, सैटरडे को डिस्कस करूंगा, है ना। ठीक है, ये अभी नहीं होगी डीपीपी डिस्कस, सैटरडे को होगी। बट 13, 14 और 15 तीन डीपीपी करेंगे। तो मैं बोल दूंगा आपको, आपको जैसे टाइम मिले आप इसको कर सकते हैं, बट ये डिस्कस होगी सैटरडे को, अभी नहीं होगी। अभी कल तो अपन यही डिस्कस करेंगे, है ना। कल तो अभी अपन यही चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कल तो अभी यही डिस्कस करेंगे, 13, 14, 15 अभी बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। सैटरडे को डिस्कस करेंगे मतलब। तो मैं बता दूंगा आपको कब 13 करनी है, कब 14 करनी है, कब 15 करनी है। बट बीच में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस इसको अपन करेंगे सैटरडे को, ठीक है ना। चलिए अब अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम है। सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब अपन इस तरह की टर्म्स को ऑर्डर में लिखते हैं ना, A1, A2, A3, A4, इस तरह के कोमा लगा के जो लिखते हैं ये सीक्वेंस होती है। हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, या हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं T1, T2, T3 अप टू Tn, ऐसे कोमा लगा लगा के सीक्वेंस बना देते हैं, ऑर्डर में लिख देते हैं। ऑर्डर मतलब जैसे ये T1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, ऑर्डर बना देते हैं ऐसे। T2 का मतलब हो गया सेकेंड टर्म, है ना। ऐसे Tn का मतलब हो गया nth टर्म। तो इस तरह सीक्वेंस, ऑर्डर में कुछ टर्म्स को लिखना, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। और सीरीज जो होती है ना, सीरीज का मतलब होता है कि जैसे ये सीक्वेंस है तो इसके टर्म्स को अगर मैं प्लस माइनस लगा के लिखूंगा तो ये सीरीज हो जाती है बेटा। ऐसे लिख दूं मैं, या माइनस लगा दूं, एक प्लस एक माइनस लिख दूं, इस तरह के टर्म्स को क्या बोलते हैं, सीरीज। जब सीक्वेंस के टर्म्स को हम प्लस माइनस लगा के लिख देते हैं तो वो क्या होती है, सीरीज। अब यहाँ पे हमें कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस पढ़नी है, और वो पर्टिकुलर सीक्वेंसेस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कुछ पर्टिकुलर टाइप की सीरीज का सम हमें पढ़ना है। तो वो सब चीजें हमें पढ़नी है ना। तो वर्ड जो है वो तो ये कि सीक्वेंस मतलब कुछ टर्म्स को कोमा लगा के लिख देना, सीरीज मतलब कोमा की जगह प्लस माइनस लगा के लिख देना। दो तरह के रिप्रेजेंटेशन, ये तरह रिप्रेजेंटेशन होता है एक, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। चलिए ठीक है, मेन काम की बात पे आते हैं अपन फिर सीधे। अब जो सबसे पहले हमें पढ़ना है बेटा वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड सीरीज में जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हटा दू बोर्ड पे से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डेफिनेशन में लिखो, सीक्वेंस whose term follow the rule, follow the rule, sequence whose term follow the rule a2 minus a1, a3 minus a2, a4 minus a3 up to n minus n minus 1 equals to constant, constant is called
arithmetic progression is called arithmetic progression. शॉर्ट में इसको बोलते हैं एपी. And constant difference is called common difference of AP. ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ मतलब एक रूल फॉलो कौन से सीक्वेंस whose टर्म फॉलो दी रूल. कौन सा रूल कि हर टर्म का उसके पहले वाली टर्म के साथ डिफरेंस a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, n माइनस n माइनस 1 वो क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं. और वो जो कांस्टेंट डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट डिफरेंस क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी. कांस्टेंट डिफरेंस को क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी. क्या इसका मतलब है वो समझे कि जैसे मान लीजिए मैंने कुछ सीक्वेंस लिखी, सीक्वेंस मैंने लिख दी, मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 ये सीक्वेंस लिखी. एक और सीक्वेंस लिखी मैंने, एक और कुछ सीक्वेंस लिखूं 8 6 4 2 0 -2 ये मैंने लिख दी है ना. एक और सीक्वेंस मैंने लिख दी 2 ये मैंने सीक्वेंस लिख दी है ना. और एक कुछ लिखूं √3 2√3 3√3. अब मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन सी इसमें से सीक्वेंस है जो इस रूल को फॉलो करेगी, कौन सी सीक्वेंस है जो इस रूल को फॉलो करेगी. मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. दो कंसेक्यूटिव डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. तो आप कहोगे कि ये कर रही है, यस. ये कर रही है, यस. ये नहीं कर रही है, ये कर रही है. भाई इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2. सब जगह डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. और ये जो डिफरेंस 2 है इसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस. जो डिफरेंस आए वो हमेशा कॉमन आए. डिफरेंस हमेशा क्या रहे, कॉमन. टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहे, कॉमन. कॉमन डिफरेंस इसमें नहीं आएगा. इसमें यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा. नहीं, इसमें यहाँ फिर आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस √3, इन दोनों का डिफरेंस √3. ये एपी की डेफिनेशन. लिख के डन बोलो, फिर आगे की बात करेंगे. हाँ वो अभी तो हम सिर्फ एपी है या नहीं वो चेक करें. वो अलग बात है, कॉमन डिफरेंस जो है वो एपी में आ रहा नहीं आ रहा उससे मुझे मतलब है. मैं तो अभी क्या कह रहा हूँ कि डिफरेंस एपी में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो नहीं. अब देखो दो चीजें इसके बारे में पढ़ते हैं. एक तो पढ़ते हैं इसकी जनरल टर्म, जनरल टर्म, और एक पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म. जनरल टर्म को समझो. भाई मैं ये कह रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस जो है सीडी, कॉमन डिफरेंस को मैंने डी ले लिया है ना. कॉमन डिफरेंस को मान लीजिए मैंने डी ले लिया, तो समझना मेरी बात को. a2 माइनस a1 ये भी डी होगा, a3 माइनस a2 ये भी डी होगा, a4 माइनस a3 ये भी डी होगा, an माइनस n माइनस 1 ये भी डी होगा. यस और नो. ये मैंने लेट कर लिया. मान लो कॉमन डिफरेंस 2 है तो इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस. अब देखो अगर मैं इनको ऐड करूं, इनको क्या करूं, ऐड करूं, फर्स्ट तो लास्ट बचेगा. और ये टोटल डी कितनी बार आ रहा है, n बार, एन डी. तो n बराबर a1 प्लस, सॉरी कितने टर्म लिखी मैंने, n माइनस 1, 1 से n माइनस 1 है, n माइनस 1. तो n बराबर कितना हो गया, n माइनस 1.
ये इसकी जनरल टर्म होती है। अब हम इसको जनरल टर्म बोलें या nth टर्म बोलें, एक ही बात है। जनरल टर्म बोलें nth टर्म बोलें, एक ही बात है। अब इसमें जैसे जैसे आप n की वैल्यू डालते जाओगे आपको टर्म मिलती जाएगी, n की वैल्यू डालते जाओगे आपको टर्म मिलती जाएगी। जैसे n बराबर 1 आपने ले लिया तो आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी कितनी, इसको मैं a ले लूं, a1 ही हो जाएगी, है ना। लेट इसको a ले लेते हैं। चलो दूसरी टर्म लेनी है 2, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, a1 प्लस 2 माइनस 1d बराबर a1 प्लस d। आपको 3 लेना है तो a3 कितना हो जाएगा, a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a1 प्लस 2d हो गया। इस तरह से कभी भी आपको AP कहीं पे लेट करनी पड़े तो अपन ये लेट करते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह की AP ही अपन लेते हैं। बिल्कुल, एवरी AP इज ए सीक्वेंस, यस। ये जो अपन पढ़ेंगे AP, GP, HP, ये सब पार्ट ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस में एक रूल डिफाइन कर रहे हैं कि भाई सीक्वेंस में वो वाली सीक्वेंस जो इस रूल को फॉलो करे जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट आता है उसे एपी कहते हैं। इसी तरह वो वाली सीक्वेंस जिसमें रेशियो कांस्टेंट आएगा उसे जीपी नाम देंगे। भाई जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट उसे एपी, जिसमें रेशियो कांस्टेंट उसे जीपी। इस तरह का रूल इसमें फॉलो। तो टर्म जब भी एपी में लेट करनी हो, ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरह की लेट करते हैं क्योंकि इसकी जनरल टर्म भी ये आती है, इसी से ही। तो एक तो होती है जनरल टर्म या nth टर्म या pth टर्म हम बोलते हैं, a प्लस एन माइनस वन डी, a1 प्लस एन माइनस वन डी, a प्लस एन डी, एक ही बात है, a1 ले लें a ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा चीज आती है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है, वो भी हमें पता करना होता है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, दो चीजें, दो फॉर्मूले होते हैं बेसिक इसमें, एक तो nth टर्म या जनरल टर्म और एक होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। इसको लिख के डन करो, फिर मैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बताऊंगा, फिर उसके सवाल करेंगे अपन। हालांकि एपी तो मेरे ख्याल से आपको 10th में भी थोड़ी बहुत पढ़ा दी गई होगी, है ना। थोड़ी बहुत एपी तो 10th वगैरह में भी पढ़ा देते हैं, है ना? चलिए सर, दूसरा आता है अपने पास सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। एस एन से इसको डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये भी इसका फॉर्मूला होता है और ये भी इसका फॉर्मूला होता है, एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दोनों फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ये भी इसका फॉर्मूला होता है और ये भी फॉर्मूला होता है। एस एन इक्वल टू एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का रिप्रेजेंटेशन होता है और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a1 प्लस ए, क्योंकि वो होता है ना, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a1 मतलब a है आपका, है ना, और an मतलब क्या हो गया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली यही चीज आएगी। प्रूफ आता है इसका या करूं मैं? वैसे तो आना चाहिए, आता है नहीं आता है प्रूफ? आता है सबको? तो करो, फिर करो, अपनी कॉपी में करो, कॉपी में करो, अपनी कॉपी में कर लो, अगर आता है तो चलो बिना देखे। कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता तो मैं बताऊंगा, पर जिसको आता है वो अपनी कॉपी में करे।
हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, 10th में अगर आपको ये कहा था 11th में बताएंगे तो हम बताएंगे ना, मना कहाँ कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ, पहले जिनको आता है वो खुद से कर लें, उनके लिए रुक रहा हूँ। जिनको नहीं आता वो तो रिलैक्स रहे, वो तो अभी बैठे रहे हैं, है ना, वो तो बैठे रहे, उनको तो अभी मैं सिखा दूंगा, है ना। वो तो आराम से बैठे रहे जिनको नहीं आता है, कुछ परेशान न हो। हाँ, और जिनको आता है वो अपने बार एक बार खुद से करने का आनंद ले लें, है ना, वो खुद से करने का आनंद लें। और जिनको नहीं आता है वो रिलैक्स होके बैठ जाए, करने की कोशिश भी ना करे बेटा, है ना। मैं करा दूंगा अभी। चलिए, कर लिया, हाँ बस इतना सही टाइम लगता है बेटा प्रूफ करने में। भाई एसएन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स A1 A2 A3 अप टू कितना होगा एन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, A1 का मतलब A प्लस डी, A+2D, A+n-1 D। इसके पहले भी एक टर्म आएगी, चाहो तो लिख लो, A+n-2D, फिर A+n-1D। अब एक बार दोबारा इस टर्म को रिवर्स में लिख देते हैं, उस टर्म को सबसे पहले लिख देते हैं, फिर इसको लिख देते हैं, है ना, इस तरह। यहाँ पे A+2D लिख दिया, यहाँ पे A लिख दिया। और जब इन सबको ऐड करते हैं तो ये 2SN हो जाता है। अब ये देखो, जैसे इन दोनों को ऐड करोगे ये 2A+n-1 × D हो जाएगा। जैसे ही इन दोनों को ऐड करोगे ये भी बेटा 2A+n-1 × D हो जाएगा। ऐसे लास्ट वाली टर्म भी कितनी हो जाएगी, 2A+n-1। अब ये सारी की सारी टर्म कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, तो n × 2A+n-1 × D। तो SN कितना हो जाएगा, n/2 2A+n-1 × D। चलो भाई ये आ गया अपने पास। अब इसके सवाल करेंगे, अब इसके क्या करेंगे, सवाल करेंगे। चलो सवाल शुरू करें। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 4 12 20 अप टू 108। चलो, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 1 2 3 1 12 22 लेके 108। निकालो भाई, आंसर आपको निकालना है ना, फिर मैं बताता जाऊंगा सब सवालों को, छोटे छोटे से सवाल हैं, लेकिन मैं बोर्ड पे जैसे ही सवाल लिखूं आप लोगों में से जो करना चाहे वो फटाफट करके आंसर निकाल लें। मैं वेट करूंगा, हर सवाल को लिख के दो 1 मिनट, और जो लोग करना चाहें वो खुद से फटाफट कर सकते हैं, ताकि उनको याद आ जाए कि उनको कितना पुराना आता है, कितना नया सीख रहे हैं। चलिए, काफी सारे लोगों का आंसर आ गया 14, वेरी गुड। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ, फिर इसको सोल्व करूंगा ताकि वो लोग क्वेश्चन नंबर 2 करें। फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर which are divisible by 5 and less than 1000. Find sum of all natural numbers which are divisible by 5 and less than 1000. Find sum of all natural numbers which are divisible by 5 and less than 1000. तो देखो पहले वाले सवाल पे आए तो आप ऐसे समझ सकते हैं A 4 है,
a प्लस डी आपके पास 12 है, तो डी आपके पास 8 आ जाएगा डिफरेंस, है ना। अब ये लेट a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लास्ट टर्म है ना, इसको एन ले लो बेटा, इसको लेट कर लिया अपन ने, ये जो लास्ट टर्म है ये एन टर्म है, तो ये a प्लस एन माइनस वन डी होगा। a कितना है बेटा 4, एन माइनस वन, डी कितना है 8, 108। सिंप्लीफाई करेंगे तो n कितना आ जाएगा 14। चलिए अच्छा, हाँ ठीक है। तो अब इसमें देखो आपको 5 से डिविजिबल चाहिए, तो एपी क्या बन जाएगी बेटा एपी क्या बन जाएगी, एपी ये बन जाएगी आपकी, या मैं यूँ कहूँ सीक्वेंस क्या बन जाएगी, सीक्वेंस बन जाएगी आपकी बेटा 5, 10, 15, 22 लेके लेस देन 995, 995 बन जाएगी। अब क्लियर ये एपी है, यस एपी है। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 5 है, यस 5 है। नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल लो, नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल लो कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो कितनी है। कैसे निकालेंगे, वही लेट एन इक्वल टू कितना है 995, लास्ट टर्म को ये ले लो, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी 995, a कितना है 5, n माइनस वन, डी कितना है 5, 995, तो n माइनस वन मतलब 990 अपॉन 5, n इक्वल टू कितना आ रहा है 199, करेक्ट है बेटा 199। अब आपको एस भी निकालना पड़ेगा, एस होता है n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसी से निकाल लो। तो एस 199 n/2 199 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 990, 99533, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आ गया, ये आ गया सबका, आ गया। अब इसी सवाल को अगर मुझे थोड़ा सा टफ बनाना है, यही सवाल है, और इसी को थोड़ा सा मैं टफ, हल्का सा टफ बनाना चाहूँ, तो मैं इस सवाल को कैसे लिखूंगा, इसी सवाल को थोड़ा सा टफ बनाना चाहता हूँ, है ना। तो इसी सवाल को मान लीजिए मुझे थोड़ा सा टफ करना है, तो मैं इस सवाल को कैसे बना दूंगा, ये लिख लिया, नहीं, इस सवाल को थोड़ा सा टफ मुझे बनाना है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, फाइंड सम ऑफ all 3 digit numbers, find sum of all 3 digit numbers when which are divided by 7, when which are divide by 7, when which are divided by 7 leaves remainder 3, leaves remainder 3। इनको जब 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 3। फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर व्हेन व्हिच आर डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 3। वही सवाल है, थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज को घुमा फिरा के मैंने पूछ लिया। चलो अब आंसर निकाल के बताओ कि अगर मैंने थोड़ा सा घुमाया तो तुम आंसर निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो।
अब देखो इसमें क्या है, सवाल में चेंज ही हो गया कि पिछले वाले में सीक्वेंस हमें आसानी से दिख रही थी, अब की बारे वाले में सीक्वेंस हमें नहीं दिख रही, 3 डिजिट नंबर है। तो जो सीक्वेंस बनेगी वो सीक्वेंस क्या बनेगी कि जो पहली टर्म होगी वो 101 हो जाएगी बेटा, अगली टर्म 108 होगी, और जो लास्ट टर्म होगी वो 997 होगी, जो लास्ट टर्म होगी वो 997 होगी। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है सर हम कैसे सोचेंगे, पहली टर्म 101 है और लास्ट टर्म 997 है, हम कैसे सोचेंगे। हमसे ही कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर है, पहला 3 डिजिट नंबर 100 होता है, 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड किया तो कितना हो गया बेटा ये, हाँ 28 हो गया। तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, 3 चाहिए, हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो अगर 100 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, हमें 3 चाहिए, तो ऑब्वियसली पहली टर्म कितनी होनी चाहिए, 101 होनी चाहिए। इसी तरह आपने क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट नंबर कितना है, 9999 है, 3 डिजिट नंबर 9999 है, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में रिमाइंडर तुम्हारे पास 5 बचेगा, लास्ट में रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो आपको तो कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो आपको नंबर लेना पड़ेगा बेटा 997, आपको नंबर लेना पड़ेगा 997। बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीक्वेंस पता लग गई, ए पता लग गई 101, डी पता लग गया बेटा 7, एन कितना है 997, तो आपके पास एन आ जाएगा कितना 129, कितना रहा है 129 आ रहा है, एन 120 आ जाएगा। और एस ऑफ 129 निकाल लो बेटा, 129/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, फाइनल आंसर आ जाएगा 70821, ये आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल करते हैं। इन एपी T10 equals to a 40 and T40 equals to a 10, then find T20 and Tn। चलो करो ही करो। इन एपी T10 equals to a 40 and T40 equals to a 10, 10 टर्म 40 है, 14 टर्म 10 है, तो आपको क्या निकालना है, T20 एंड Tn। हाँ चलो, तो T10 40 दे रखा है बेटा, तो इसका मतलब A प्लस 9D लिख दे अपन, 9D इक्वल्स टू ये 40 आ गया। भाई अपने पास Tn कितना होता है, Tn होता है बेटा A प्लस n-1 इंटू डी, ये Tn होता है। अब T40 आपको 10 दे रखा है, तो A प्लस 39D ये आपका 10 हो जाएगा। इन दोनों से आपको A और D निकालना है, क्योंकि दो इक्वेशन दो अननोन है बेटा, तो दोनों से A और D निकल जाएगा। A कितना आ जाएगा 49, D कितना आ जाएगा -1। अब मान लो आपसे T20 पूछा है तो T20 निकाल लो, A प्लस 19D होगा, 49 माइनस 19 30 आ जाएगा। आपसे Tn पूछा है बेटा, तो A प्लस n-1D होता है 49
प्लस n माइनस वन इंटू माइनस वन, 50 माइनस वन। भाई दो रिलेशन थे, दोनों से क्या निकाल लिया, एओडी बना दिया। अब इसी सवाल को थोड़ा सा अलग करना चाहूं, ये तो सीधा सा था, इसमें तो टेंथ टर्म 40 दे रखी है तो a प्लस 90 होगी, 40 10 है तो a प्लस 39 दी होगी। अब इसी सवाल को जैसे ये तो 10 था 40 था तो देखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल आता है ना, देखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है। अब इसी सवाल को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करना चाहें, हाँ सब 10th के ही सवाल है बेटा, इसी सवाल को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करना चाहें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करना चाहें कि इफ, इसी सवाल को अनकंफर्टेबल करें, इफ mth term of an AP, mth term of an AP is 1 by n, 1 by n लिखो n, and nth term is 1 by m, then find first part t m plus n और सेकंड पार्ट टी एम एन। चलो निकालो m प्लस n और टी एम एन। नहीं अब देखो ऐसे नहीं होता है कि ये 10th का सवाल है, अरे ये 10th का सवाल है, पर ऐसा नहीं है कि ये कोई बेकार सवाल है। अगर इस सवाल की हिस्ट्री पे हम जाएं, अगर हम इस सवाल की हिस्ट्री पे जाएं तो ये मेंस में भी आया हुआ सवाल है, ऐसा नहीं कि ये कोई बेकार सवाल है, ये मेंस में भी आया हुआ सवाल है। और यही सवाल एक बार एडवांस में भी आया हुआ है बहुत पहले, यही सवाल एक बार एडवांस में भी आया हुआ है बहुत पहले, तो ऐसा नहीं कि ये कोई बुरा सवाल है। हाँ भले ही 10th की बोर्ड की बुक का हो, हाँ पर ये सेम क्वेश्चन आपको मेंस में भी एक बार आया हुआ है, एडवांस में भी एक बार आया हुआ है। मेंस में आया हुआ है 2004 में और एडवांस में आया हुआ है 1998 में, बहुत पहले, वंस अपॉन ए टाइम 1998 में आया हुआ है। तो सवाल अच्छा है, अब कहीं भी आया हुआ उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है। अब आप आंसर भी निकाल दो, बाकी सारी बातें तो होगी, अब आंसर भी निकाल के बताओ जल्दी से। तो कॉन्सेप्ट वही है, तरीका वही है। अब टी एम कितना दे दिया, टी एम आपको दे दिया एन, 1 बाय एन दे दिया, इसका मतलब ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी कितना दे दिया, 1 बाय एन दे दिया। और टी एन आपको 1 बाय एम दे दिया, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना दे दिया, 1 बाय एम दे दिया। अब दो इक्वेशन हैं, इनको वही सोल्व करना है और ए और डी निकाल लेना है। बस वहां पे 10 था 20 था तो आसानी से दिख रहा था, अब थोड़ा मेहनत करके एओडी निकालना पड़ेगा, पर सवाल अभी भी वही है, दो इक्वेशन दो अननोन, सोल्व करेंगे और एओडी निकल जाएगा। सवाल तो अभी भी वही है, दो इक्वेशन दो अननोन, सोल्व करेंगे एओडी निकल जाएगा। हाँ एओडी निकाल लो, ए भी आपका 1 बाय एम एन आएगा और डी भी 1 बाय एम एन आएगा, है ना। सोल्व करके निकालना पड़ेगा ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, सिंप्लीफाई करो, ये एओडी आएगा।
चलो तो बस आ जाएगा अब तो। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में तो आपको टी एम प्लस एन निकालना है, तो कितना होगा ए एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 1/mn प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू 1/mn। तो एम वन प्लस और सेकेंड वाला निकालोगे बेटा, तो ये शायद 1 आ जाएगा सिंप्लीफाई। ये सिंप्लीफाई होके कितना आ जाएगा, यस और नो, यस और नो। और इसी सवाल में थोड़ा और कंटेंट डाल दें, इसी सवाल में थोड़ा सा और कंटेंट डाल दें तो केवीपीवाई का सवाल बन जाएगा। सेम सवाल है, ये 10th बोर्ड में भी था, मेंस एडवांस में भी था। अब मैं इसमें जरा सा और कंटेंट डालूंगा तो ये केवीपीवाई का सवाल बन जाएगा। जरा सा और कंटेंट डालूंगा तो ये केवीपीवाई का सवाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा सवाल, लिखता हूँ बोर्ड पे। सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स, एम टर्म्स of an AP is n, and sum of first n terms is n, is m. Then find sum of first m plus n term। लो बेटा, उसी तरह का सवाल है। और अब ये सवाल लेकिन किसका बन गया, केवीपीवाई का बन गया। ये केवीपीवाई में आया हुआ सवाल है। वही दो इन्फॉर्मेशन दी बेटा उसने, वही दो इन्फॉर्मेशन दी उसने। क्या क्या दे दिया, एस एम दे दिया एन, एस एन दे दिया एन। तो एस एम आपको दे दिया, तो ये हो गया आपका एन एम बाई टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये एन हो गया बेटा। और एन बाई टू दे दिया बेटा, टू ए एन माइनस वन इंटू डी बराबर ये एम दे दिया। और फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड करना है एस एम प्लस एन, एम प्लस एन बाई टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपको फाइंड करना है। अब चाहो तो आप ए और डी निकाल लो, यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे भी आपको करना समझ में। तो सवाल तो वही होते हैं, पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है, और वो स्टेप एक ऊपर ज्यादा एक स्टेप कम। अभी तक जितने भी जने इसका आंसर लिख रहे हैं वो सब गलत लिख रहे हैं। ये मैं जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि जितने भी जने अभी तक इसका आंसर लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं बेटा। सबका गलत आ रहा है बेटा, जितने भी लिख रहे हैं। हिमांशी लिख रहा है, रेडमी करके लिख रहा है, कृष्ण काव्य उपाध्याय लिख रहा है, सबके गलत है। आनंदी का सही है, सचिन का गलत है, सचिन गलत है बेटा। मीत राणे का सही है, मीत राणे सही है बेटा। अक्षय का सही है। अब सही आ रहा है लोगों के आंसर। निरंजन का सही है, लेकिन उसने थोड़ा सा लिखा गलत है। आंसर तो उसका सही है, बट उसने जो लिखा है वो गलत है। सोव्यम का सही है। अब सही आने लग गया लोगों का आंसर। हाँ ब्रैकेट ठीक है निरंजन, बस वो ब्रैकेट की गलती थी बेटा, बाकी सही है। शिवम ब्रैकेट लगा के लिखो उस आंसर को, जो तुम लिख रहे हो उसका मतलब अलग है। हाँ ठीक है, तो
आशुतोष सही है, सही, ठीक है। ठीक है, चलो तो ये आ गया, सबका आ गया ये। अब एक तरीका तो है कि आप इसको सोल्व करके एम और एम निकाल लीजिए, एओडी जैसे भी आपको ठीक लगे, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर इसका आ रहा है माइनस के एम प्लस एन। फाइनल आंसर आ रहा है इसका माइनस के एम प्लस एन। ठीक है, चलिए यहीं तक रखें, फिर कुछ और सवाल करेंगे इसके कल वाली क्लास में, है ना। कुछ और सवाल करेंगे कल वाली क्लास में। इसका आंसर तो लिख दिया ना बेटा, माइनस के एम प्लस एन। इसका आंसर तो लिख दिया, माइनस के एम प्लस। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना, और करें। चलो अब हो गया टाइम, कल वल कर लेंगे। ठीक है, चलिए और बताइए, कुछ बात हो तो। नहीं नहीं, बात बात वैसे नहीं कर रहे, नहीं नहीं, बात 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 नहीं कर रहे आज तो। एक्सरसाइज 2 सोल्व करने में टाइम लगेगा ही लगेगा, नो डाउट। ऑफलाइन कब खुलेगा ये मुझे भी नहीं पता है ना। ट्रिगो में दिक्कत आ रही है, सबको आती है। ट्रिगो समय के साथ आएगी, प्रैक्टिस के साथ आएगी, जब फॉर्मूले याद हो जाएंगे तब आएगी अच्छे से, है ना। ट्रिगो में तो टाइम लगता है बेटा, सबको लगता है ना। हाँ वो तो आती है बेटा, टिक्नोमेट्री में जो भी पहली बार कर रहा है ना, जो भी टिक्नोमेट्री पहली बार पढ़ता है उसको ट्रिगो में दिक्कत आती ही आती है, समय लेती टिक्नोमेट्री, ये मैं कई बार कह चुका हूँ ना। ये मैं कई बार कह चुका हूँ, टिक्नोमेट्री समय लेगी, समय के साथ आएगी, है ना। वो आएगी बेटा, समय के साथ आएगी, है ना? थोड़ा उसमें पेशेंस रखेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो समय के साथ आएंगे। अब जैसे अभी अपन जो 14, 15, 16 डीपीपी करेंगे, उसमें कुछ क्वाड्रेटिक के सवाल होंगे, वो रिवाइज करेंगे। फिर अगले हफ्ते में फिर मैं टिक्नोमेट्री की डीपीपी का कुछ होमवर्क दूंगा, ताकि फिर से सवाल रिवाइज होंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करवाएंगे अपन, ताकि हो जाएगा, है। दिक्कत आती है। और सबसे पहली प्रायोरिटी तो क्लास नोट अच्छे से 2-3 बार कर लो, है ना। ठीक है, चलो अब मैं क्लोज करता हूँ मीटिंग, अब कल मिलेंगे अपन, है ना। हाँ अब कल मिलेंगे बेटा, क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग, कल मिलते हैं, है ना।